Hello students, I wish you all a warm good morning. Today I will going to discuss about the structure of the brain. What is the structure of brain? What part of the brain and how many structures, how many division part in the human brain? We were already discussed about the evolution of the brain and the structure of the meninges and the cerebrospinal fluid, where the circulating of the cerebrospinal fluid in the brain cavity in the ventricles. We were already discussed about that type of topic. Today we will going to discuss in a detailed study about the internal and external structure of the brain. What do you mean about the brain? What is the structure of the brain? And how many division, how many part of the brain found in the human being? Mainly the human brain just like a walnut type. So we can see that the walnut it is a very important for the memory power or brain development. Then the complete brain formed by the neuron, a cluster of the neuron, a network of the neuron that are formed two type of appearance. First is the white appearance, second is the gray appearance. The periphery part of the brain, which is formed by the many a cluster of brain, that type of cluster known as the cytone cluster. So the periphery part of the brain appearance just like a gray matter or gray, that is called gray matter, and the central part of the brain, which is formed by a axon tract, that is called medullated axon. So the appearance of the central part of the brain is white appearance, so that is called the white matter. ओके बच्चों, इस बात पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन का कितना वेट होता है, ब्रेन किस प्रकार से न्यूट्रिशन वो एक्वायर करता है फ्रॉम दी आउटर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बाय द ब्लड। तो इन सब बातों पर आज बच्चों हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ इसका जो मैटर स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। तो बात ब्रेन की कर रहे हैं बच्चों। आप अपने ब्रेन को 100% न्यूरॉन के साथ में अटेंशन रखिएगा और इस अटेंशन के साथ में इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग है यदि इस टॉपिक की होगी यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन का काम ब्रेन से होता है। या स्टडी ब्रेन की कर रहे हैं और ब्रेन से कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ऑफ और फ्रॉम। तो इस प्रकार से ये यदि हम समझ गए तो इट मीन्स पूरा चैप्टर, पूरी बॉडी, पूरी फिजियोलॉजी है वो बहुत सिंपल आपके साथ में हो जाएगी यहाँ। तो चलिए देखिएगा, द ब्रेन, स्टडी ऑफ द ब्रेन, द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज 1200 to 1400 ग्राम। ह्यूमन ब्रेन, मेल और फीमेल ब्रेन हम यहाँ पर बात करें यहाँ तो 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक का यहाँ पर वेट होता है ब्रेन का। लगभग हम कह सकते हैं कि 1.25 किलो से 1.5 kg तक का यहाँ नियर अबाउट वेट ऑफ द ब्रेन। टोटल बॉडी वेट है, उसके अंदर ब्रेन का वेट इतना होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ से बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है, बट डाटा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए बच्चों। देन द मेल ब्रेन इज स्लाइटली हेवियर देन द फीमेल एंड ब्रेन, but it has no relationship with the intelligence। यहां बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि मेल ब्रेन है वो स्लाइटली हेवियर है या कंपेयर टू द फीमेल ब्रेन, बट डज नॉट रिलेशनशिप टू द इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू वेट। वेट का
मेल और फीमेल में इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। ये हैवी वेट इसलिए कि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज है वो ज्यादा है, यहाँ पर मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज है, वो मसल्स टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है वो मेल के अंदर हैवी होते हैं, इसलिए ब्रेन का वेट है वो हैवी हो जाता है, जबकि फीमेल का वेट थोड़ा लाइट रहता है। लेकिन यहाँ कभी आप ये मत समझ लेना कि मेल की इंटेलिजेंसी बड़ा ब्रेन होने के कारण इंटेलिजेंसी है, हैवी ब्रेन होने के कारण इंटेलिजेंसी ज्यादा होती है, और फीमेल की इंटेलिजेंसी ब्रेन की इंटेलिजेंसी है वो कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंसी में ये एक अलग फैक्टर काम करता है, हम आगे बात करेंगे यहाँ पर कैसे इंटेलिजेंसी हमारे अंदर बनती है और क्यों होती है। लगभग इंटेलिजेंसी है हमारे अंदर मेल और फीमेल में इक्वल होती है। ये डिपेंड करता है कि हम ब्रेन को, हम हमारे न्यूरॉन को कितना अटेंशन के साथ में काम कर रहे हैं, कितना सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है हमारा, हम इस ब्रेन को कितना काम में ले रहे हैं। इंटेलिजेंसी उस पर डिपेंड करती है, न कि ब्रेन के वेट के ऊपर, यहाँ पर वेग के ऊपर यहाँ पर इंटेलिजेंसी डिपेंडेंट करती है। डज नॉट डिपेंडेड ऑन द वेग ऑफ द ब्रेन। देन द सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज 750 ml पर मिनट। ये भी एक डाटा का क्वेश्चन है बच्चों। एक मिनट के अंदर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन है कि हाउ मेनी ब्लड फ्लो, तो आंसर आएगा यहाँ पर जो टोटल जो या कार्डियक आउटपुट है उसका 750 ml ब्लड है एक मिनट के अंदर। 5 लीटर जो ब्लड है उसमें से नियर अबाउट अकेला ब्रेन है उसमें से पास आउट होता है यहाँ पर कितना 750 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड है पास आउट होता है। यहाँ किडनी के अंदर कितना होता है आपको मैंने बताया था, तो नियर अबाउट 1100 टू 1200 ml पर मिनट पास आउट होता है। सेरिब्रम में इतना पास आउट होता है। देन नेक्स्ट, ब्रेन कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सो इट रिक्वायर्ड कांस्टेंट सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर है वो बना सकता है या विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दे कैन नॉट स्टोर ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ब्रेन आपका आंसर आ जाएगा। ब्रेन के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सके या न्यूट्रिएंट स्टोर किया जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू ब्लड फ्लो रिक्वायर्ड है, और कंटिन्यू ब्लड फ्लो रिक्वायर्ड है उसके साथ में कंटिन्यूस कंस्टेंटली है वो यहाँ पर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है वो इसकी सप्लाई रिक्वायर्ड है। अदरवाइज है बच्चों यहाँ आप देखिएगा यदि हल्का सा 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट तक अपन कह सकते हैं यहाँ यदि सप्लाई रुक जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, एक हम कह सकते हैं हमारी बॉडी पैरालिसिस हो सकती है। इसलिए ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती है और इसमें कहीं पर भी ब्लॉकेज आ गया तो ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या है हार्मफुल और डेंजरियस हो सकता है याद रखना। तो ये अपने अंदर यहाँ स्टोर नहीं कर सकता, बाकी जितनी भी सेल है वो न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकती है, ऑक्सीजन कुछ समय के लिए स्टोर कर सकती है यहाँ पे विदाउट, कुछ समय के लिए यहाँ पे वो विदाउट ऑक्सीजन है वो सेल रह सकती है, मसल सेल रह सकती है, तो ग्लूकोज इसके अंदर डिपॉजिट है और पार्ट है और न्यूट्रिएंट है वो डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ इसके अंदर डिपॉजिट नहीं होता। एक चीज और बच्चों बताई थी मैंने कि यहाँ न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये साइटोन पार्ट है, यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास है मल्टीपोलर न्यूरॉन है, न्यूरॉन है यहाँ पर परमीबल की बात करें यहाँ तो इस न्यूरॉन के अंदर जो न्यूट्रिएंट जाएगा तो वो ओनली ग्लूकोज एंटर करेगा और कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्लूकोज एंटर कर रहा है और वो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवा के और न्यूरॉन को एक्टिवेट रखता है। यहाँ ग्लूकोज ही क्यों यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहा है या न्यूरॉन को, तो देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्पेशल रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसे अपन कहते हैं GLUT4 रिसेप्टर है, GLUT4 रिसेप्टर है फाउंड इन दी वॉल ऑफ दी साइटोन बॉडी। यहाँ पर ये रिसेप्टर उपस्थित होते हैं जो ग्लूकोज की एंट्री के लिए अलाउ करते हैं। यहाँ पर क्यों ये रिसेप्टर होते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि द न्यूरॉन ओनली परमीबल फॉर दी ग्लूकोज बट other nutrient like fat or protein does not enter into the neuron due to they are so highly permeability to the glucose. So the energy providing to the neuron by the glucose. इसलिए यहाँ पर देखिए कंटिन्यू हमें ग्लूकोज की मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटर करवाते रहते हैं, कहाँ किसमें न्यूरॉन के अंदर एंटर करवाते रहते हैं।
यदि मान लो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, आप देखिएगा तो ग्लूकोज न्यूरॉन को कम मिलेगा, कम न्यूरॉन को ग्लूकोज मिलेगा, तो यहाँ ये एनर्जी है वो कम बनेगी, जिससे हमारा ब्रेन हम स्ट्रेस में आ जाएगा, हमारी नर्व सेल है वो स्ट्रेस में यहाँ पर आ सकती है। यहाँ तो स्टेप से लगातार यहाँ ग्लूकोज चाहिए, और यदि ग्लूकोज की बॉडी में यहाँ इरेगुलरिटी हो जाती है या हाइपोकंडीशन ऑफ द ग्लूकोज हो गया, तो उस केस में यहाँ पर डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो लगातार जो भूखे रहने वाले पर्सन है बच्चों, उसके अंदर न्यूरॉन डीजनरेट हो जाता है। इसलिए कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग फास्टिंग हमें नहीं करनी चाहिए, या एक टाइम 1 टाइम 2 टाइम ये फास्टिंग करें, लेकिन कुछ न कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड चीज है हम ड्रिंक करते रहे, जूस ड्रिंक करते रहे, ग्लूकोज खाते रहे हम या कैसे न कैसे तरीके से, जिससे न्यूरॉन पर इसका कोई इफेक्ट न पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पर स्टडी की थी, तो उसमें बताया था lymph is absent in the CNS, in place of lymph the CSF is present। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि in the CNS like brain or spinal cord the lymph is absent। इसके प्लेस पर कौन दूसरा एक फ्लूइड होता है जिसकी हमने डिटेल स्टडी कर ली है, उसको अपन कहेंगे CSF, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आर फाउंड इन द वेंट्रल कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल कैविटी ऑफ द ब्रेन and neural cavity of the spinal cord। Growth of cranial skeleton is closely related to growth of the brain। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करेक्टर है बच्चों, ये देखिएगा। ग्रोथ ऑफ द क्रेनियल स्केलेटन और ग्रोथ ऑफ द ब्रेन दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में क्लोजली रिलेटेड है। कैसे बच्चों, देखिएगा ये हमारा क्रेनियम है, सपोज करो ये क्रेनियम यहां मैं बना रहा हूं, ये हमारा क्रेनियम बन रहा है, यहां पर क्रेनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। इस क्रेनियम में के साइमल्टेनियसली यहां पर ब्रेन का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ क्या है, दोनों इक्वली यहां पर ग्रोथ चलती है। ये दोनों ग्रोथ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यहां पर डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ में। यहां पर अपन सिमेट्रिकली कह सकते हैं कि ब्रेन और क्रेनियल कैविटी है या क्रेनियम ग्रोथ है, वो दोनों यहां पर क्लोजली रिलेटेड है। एंड इन द ब्रेन फेल टू द डेवलपमेंट इन एन एम्ब्रियो, देन क्रेनियल कैविटी इज आल्सो डिफॉर्म्ड। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, व्हेन द ब्रेन डेवलपमेंट इज ब्लॉक, सपोज करो ये ब्रेन है, यहां पर है, ये ब्रेन का डेवलपमेंट है वो रुक गया, तो यहां इसके चारों तरफ है वो क्रेनियल कैविटी है, ये यहां पर डिफॉर्म क्रेनियल कैविटी है, विल बी फॉर्म। इस टाइप की क्रेनियल कैविटी यहां पर बन जाएगी, ये ध्यान रखें। तो इससे हम एक कह सकते हैं कि एक डिजीज हो जाती है, इट इज कॉल्ड एनसिफेली। The disease is called the encephaly। It is a very important disease। आप ध्यान रखिएगा। Encephaly, what do you mean about the encephaly disease? ये क्वेश्चन बच्चों फ्रेम किया जा सकता है नीट के अंदर यहाँ पर। What do you mean about the encephaly? Encephaly का मीनिंग यहाँ पर when the in embryonic condition the growth of the brain is blocked, then the cranial growth also will be deformed or irregular। दिस इज कॉल्ड द एनसिफेली। इन दोनों का एक क्लोज रिलेशन है, किसका, एक क्रेनियम कैविटी का और दूसरा यहाँ पर ब्रेन का। और ब्रेन की ग्रोथ किसी कारण से यहाँ पर रुक गई तो उसके बाद में क्रेनियल की ग्रोथ है वो भी डिफॉर्म हो जाएगी, इरेगुलर ग्रोथ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनसिफेली। बच्चों देखिए ब्रेन की ग्रोथ ये नहीं है कि यहाँ पर बर्थ से पहले ही होती है, बर्थ के बाद में भी ब्रेन की ग्रोथ होती रहती है। आप देखते हैं एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा बर्थ होता है, जन्म लेने के पश्चात आप 1-2 दिन के बाद में अपन देखेंगे इसके हेड के ऊपर यहाँ पर देखें तो बड़े सॉफ्ट टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ सेंटर के अंदर ये जो एरिया है इतना पूरा, ये सेरिबल का जो पूरा एरिया है, इस एरिया में आप देखोगे यहाँ पर टच करोगे तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पिलपिला एक सेमी सॉलिड दिखाई देगा, ये सेमी सॉलिड दिखाई देगा। तो हमें ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर क्या बड़ा सॉफ्ट मामला है। ये सॉफ्ट क्यों रहता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ब्रेन की जो क्रेनियल बोन है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुई है, डज नॉट डेवलप ऑफ द क्रेनियल बोन आफ्टर द बर्थ, आफ्टर सम टाइम नियर अबाउट 1 ईयर, 1 साल तक ये बोन
कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि ब्रेन का यहाँ पर आफ्टर बर्थ भी ग्रोथ होती रहती है, और जैसे जैसे ब्रेन की ग्रोथ होती है तो वैसे वैसे ये क्रेनियल जो बोन है वो बाहर की साइड में आती है, और उसके बाद में कंप्लीट कवरिंग होगी। नेचर ने बड़ा ब्यूटी यहाँ पर बनाई है बच्चों। यदि ये मान लो बोन का डेवलपमेंट पहले ही कर देते तो ब्रेन को यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए प्लेस नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता, और स्पेस नहीं मिलता तो ब्रेन का वो पूरे ठीक ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ ये बोन है वो पूरी नेबलेट ड्यूरिंग बर्थ, नियर अबाउट 8 मंथ, आफ्टर बर्थ 8 मंथ और 1 ईयर तक ये ग्रोथ ब्रेन की होती रहती है, और उसके बाद में कंप्लीट कवरिंग है वो उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोसिपेलस। इट इज अनदर वर्ड। हाइड्रोसिपेलस इज द एनलार्ज क्रेनियल कैविटी ड्यू टू द एक्सेसिव सीएसएफ प्रोडक्शन। बच्चों ध्यान रखना, कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है जो छोटे यंग वन होते हैं, उन यंग वन में अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो ये क्रेनियल कैविटी का साइज है वो या ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, और यहाँ ब्रेन का डेवलपमेंट है वो शॉर्ट रहा। कई बार ऐसा हो जाता है इन बिटवीन ब्रेन और क्रेनियल कैविटी filled with a special type of fluid that is called CSF. When the CSF found in between the brain and cranial cavity, that condition is called the hydrocephalus. Hydro word कहाँ से लिया गया? हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, या water like fluid fill in the brain. Higher amount of the water like fluid, higher amount of the CSF when found inside of the brain, inside of the cranial cavity, that is a condition known as the hydrocephalus. बच्चों आपने ये देखा हाइड्रोसिपेलस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट द हाइड्रोसिपेलस एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट द एनसिपेलिसी? तो इस प्रकार से इन दोनों कंडीशन को हमने यहाँ पर देखा। ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड के द्वारा यहाँ ब्रेन को दिखाया जा रहा है कि डिफॉर्मेशन जो ब्रेन है ये इस टाइप से कंप्लीट ब्रेन को दिखाने का प्रयास किया है। ब्रेन के कैसे ग्रोथ हो रही है इस ग्रोथ को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे एक छोटा ब्रेन था और यहाँ पर ये इस प्रकार से ग्रो होता हुआ यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ तो ये एक बहुत ही सुंदर एक है कि ब्रेन क्या होता है, किस प्रकार से ब्रेन की इस प्रकार स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है। तो इस बात को आप यहाँ पर समझे होंगे कि वास्तव में ब्रेन है क्या है, एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इस प्रकार से फोल्डेड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को बच्चों यहाँ पर समझे होंगे यहाँ कि ब्रेन एक्चुअल में क्या है, कैसे है। देन अब आगे देखें, फॉर द स्टडी ऑफ द ब्रेन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो the brain divided into 3 main portions. First is the forebrain, second is the midbrain, and third is the hindbrain. The other name of the forebrain, midbrain, and hindbrain, that is called prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. So we can see on the board the brain, also known as the encephalon. Other word for the brain, that is called encephalon. The brain divided into the 3 parts. First is the forebrain. Forebrain is the largest brain, also known as prosencephalon. Forebrain is the largest brain in the total part of the brain, that is called prosencephalon according to encephalon. Then the second part of the brain is called midbrain. In our body, in our brain, in human brain, the midbrain is a vestigial brain and the less developed brain and the smallest brain, the midbrain, also known as according to encephalon, that is called mesencephalon. We can see a small brain, then the third part of the brain is called hindbrain. According to encephalon, the hindbrain known as the rhombencephalon. Rhombencephalon is a visceral organ controlling brain. Visceral organ controlling brain. ओके बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये यहाँ पर
you are understand about the brain part of the brain. You can see there are three part of the brain: forebrain, midbrain, and hindbrain. Then next the part of the forebrain, you can see also division of the forebrain or prosencephalon. The forebrain also divided into three parts. First is the cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Largest cerebrum, also known as the largest brain, that is called telencephalon. Then second part of the brain or forebrain is called diencephalon. It is a very important brain due to that part of the brain formed by the epithalamus, thalamus, and hypothalamus. The thalamus is a very important part of the brain for the controlling of our various activity. Then third small part of the forebrain is called olfactory lobe or rhinocephalon of the brain. The rhinocephalon to the control to the olfactory activity of our body. There is a called three very important part of the brain. Then you can see the next part of the brain, the middle brain or mesencephalon. The mesencephalon also divided into two parts that are formed by two type of structure. First is the cerebral peduncles or crura cerebri. Crura cerebri is a part of the midbrain. It is a very important question for the NEET exam. That type of question can be framed by the examiner in the coming exam. Crura cerebri is a part of the midbrain. Midbrain is the smallest brain of our body, human body. Then the second main part of the midbrain is called the corpora quadrigemina. Quadri for gemina for lobe. They have four type of lobe, two lobe upper side and remaining two lobe is a lower side found in the midbrain. So you can see the corpora quadrigemina word used for that part of the brain. Then third part of the brain is called hindbrain or rhombencephalon. The rhombencephalon is the last part of the brain. It is very important of the brain, important for our body, for the controlling of the visceral activity of our body. We also divided into two regions of the hindbrain. First is the metencephalon, then second is the myelencephalon. Metencephalon, you can see metencephalon is the first part of the hindbrain, then the second part of the hindbrain known as the myelencephalon. The metencephalon also divided into two regions. First is the cerebellum, then second is the pons part. Cerebellum also known as the little brain of our body. Little brain or second largest brain of our body, human body, that is called cerebellum. First largest brain is called cerebrum and second largest brain known as the cerebellum. The cerebellum is a part of the metencephalon and the metencephalon is a part of the hindbrain or the rhombencephalon. The second region of the hindbrain, that is called myelencephalon. The myelencephalon, the end part of last part of the brain, that is called medulla oblongata. The medulla oblongata have many center of the visceral organs, controlling of the visceral organ, like vomiting center, like cardiac center, like respiratory center, like other many controlling of the visceral activity center found in the medulla oblongata. When accidentally the medulla oblongata is damaged, then the person will be die. When accidentally the cerebrum or cerebellum will be damaged, then the person does not kill, does not die, but they
conscious and the movement of the body are irregular due to due to destroy of the cerebrum or cerebellum part but does not die इन दी फ्यूचर। तो इस प्रकार से हम बच्चों बता सकते हैं कि एक जो ब्रेन है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। They are various, they are study of the classification of the brain. We can see that type of classification. Okay, you are very crystal clear about the classification of the brain, and you are also we hope you are understand about the classification of the brain. ओके बच्चों, यहाँ आगे हम यहाँ पर बात करें द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कंडीशन टू द एडल्ट कंडीशन। इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन एट अबाउट एंड ऑफ द 4th वीक वेयर देखिए यहाँ पर कि एट अबाउट द 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी या 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी देयर आर 3 प्राइमरी ड्रम ब्रेन वेसिकल्स आर फॉर्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब बना ब्रेन? जब 4th वीक, जब हम 1 महीने के थे उस समय 3 ड्रम लेयर यहाँ पर बनी थी। 3 प्राइमरी ड्रम ब्रेन वेसिकल्स आर फॉर्म, नॉट ड्रम लेयर, ब्रेन वेसिकल्स आर फॉर्म। फर्स्ट इज दैट टाइप ऑफ वेसिकल, वेसिकल नंबर 1, वेसिकल नंबर 2, वेसिकल नंबर 3। The first is large vesicles, also known as the prosencephalon or forebrain. Then second is large or small large mesencephalon, and the third vesicles that is called the rhombencephalon vesicles. The development of the prosencephalon or the forebrain into the telencephalon and the diencephalon. Telencephalon is a bilobed structure which is next development into the cerebrum, and the second part of the forebrain is called the diencephalon. They are developed from the prosencephalon. First vesicles, large vesicle of the brain that are developed in the embryonic stage. How many time? So that is the 4th week of the pregnancy. Then the second part of the vesicles is called the midbrain. The midbrain convert into the also quadrigemina, corpora quadrigemina or midbrain, and the rhombencephalon also divided into 2 type of vesicles. The first is metencephalon, then second is myelencephalon. Then the metencephalon convert into the derived and change into the first is the cerebellum, second is the pons, then the myelencephalon convert into the medulla oblongata. इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर एक प्राइमरी स्टेज के अंदर या फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, यहाँ पर 3 ड्रम लेयर जो है वो या प्राइमरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन 3 प्राइमरी वेसिकल्स कन्वर्ट इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। इस प्रकार से ये बच्चों डेवलपमेंट आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ब्रेन का डेवलपमेंट इस प्रकार से हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन? ये बच्चों एक आपके पास में ब्रेन का स्ट्रक्चर लिया गया है। ये स्ट्रक्चर एक सेजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन है। यहाँ इस सेजिटल सेक्शन में आप देखिए, मैं इस प्रकार से यहाँ पर ये मेरी स्टैंडिंग ऐसी है और इस प्रकार से मेरे को यहाँ पर क्रॉस किया जाए तो यहाँ पर हाफ लेटरल है वो यहाँ हटा दे तो आपके सामने नीचे से जो ब्रेन दिखाई देगा वो एक हाफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 हाफ ऑफ द ब्रेन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ से क्रॉस करके इस पार्ट को हटा देंगे तो यहाँ पर मेरी बात को समझने का प्रयास करिए बच्चों। तो देखिए ये पार्ट है, इसके अंदर जो दिखेगा वो आपके सामने ये ब्रेन यहाँ पर दिखाई देता है। तो दैट इज कॉल्ड द सेजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। इनसाइड ऑफ द ब्रेन यहाँ इट इज वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फाउंड इन द ब्रेन। द आउटर साइड ऑफ द ब्रेन देखिएगा यहाँ इट इज वेरी फोल्डेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ अब यहाँ पर हमें इस ब्रेन की कंप्लीट स्टडी हम पढ़ेंगे बच्चों। या तो मैं यूं कह सकता हूं किस प्रकार से कि ये सपोज हमारा ब्रेन है, यहाँ पर इस प्रकार से एक मैं ब्रेन यहाँ पर बनाने का प्रयास करूं तो हमारे अंदर जो ब्रेन है किस प्रकार से ये डेवलप रहेगा, ये मैं ब्रेन बनाने का प्रयास करूं। यहाँ पर ये हमारा ब्रेन है, ये इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है।
ये एक मेरी स्ट्रक्चर, मेरी इस पोजीशन को मैंने बनाने का प्रयास किया है यहाँ। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ देखिए क्या किस प्रकार से इस ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है यहाँ। तो यहाँ नीचे से हम चलेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पर बच्चों स्पाइनल कॉर्ड था, सीएनएस का जो दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर जो स्ट्रक्चर बन रही है इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा। या एक रफली डायग्राम मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ जो समझने का प्रयास करें। यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास में यहाँ पर बच्चों एक चैम्बर है, इस पार्ट को हम कहेंगे यहाँ पर पोन्स के नाम से जानेंगे। इस पोन्स के साइड में यहाँ पर एक इस प्रकार का उभार है। यहाँ अपन बैक साइड में देखेंगे, यहाँ जो मैं ये एरिया इधर देखिएगा, यहाँ पर एक या स्वेलिंग स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर है। यहाँ एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में एक यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूं, इसको हम कहेंगे सेरिबेलम कहेंगे यहाँ पर। तो ये हाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन था। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और स्मॉल पार्ट है, यहाँ एक बिल्कुल बीच में जो लोबुलर पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे यहाँ पर मिड ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन कहेंगे यहाँ। इसके बाद में बच्चों देखिएगा ये पूरा का पूरा एक लार्ज एरिया है, पूरा इस प्रकार से ये जो लार्ज है यहाँ से अपन फ्रंटल पार्ट से अपन देखे और पूरा इससे बैक पार्ट तक देखिए यहाँ पर। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ये फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम का यहाँ पर पार्ट है। सेरिब्रम में यहाँ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके यहाँ पर देखिएगा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपने हमारे को यहाँ पर कार्पस कैलोसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्पस कैलोसम में एक ऐसी कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों लोब्स को यहाँ पर कनेक्ट करने का काम कर रही है और मेडुलेटेड न्यूरॉन से यहाँ पर फॉर्म है। कार्पस कैलोसम आपसे पूछ सकते हैं बच्चों किस स्ट्रक्चर से यहाँ पर फॉर्म है, इसे हम कहेंगे मेडुलेटेड न्यूरॉन से यहाँ पर ये फॉर्म है। और इसी के बाद में यहाँ पर पेरिफेरी पार्ट में इस प्रकार के सल्साई और गायरी सब्सटेंसेज यहाँ ऐसे उभार पाए जाते हैं। सल्साई होती है और गायरी पाए जाते हैं। यहाँ पर सल्साई और गायरी दोनों ही क्या है किस प्रकार के उभार है, एक ग्रोव है यहाँ छोटी छोटी, एक सल्कस है, कुछ लंबी सल्कस बन जाती है जो यहाँ इसको डिवाइड कर रही है वो इस प्रकार से। तो इसे हम कहेंगे सल्साई कहेंगे और गायरी कहेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन है, कुछ ग्रोव है यहाँ। तो एक्सटेंशन है जो बाहर की साइड में यहाँ पर एक्सटेंशन है उसे हम कहेंगे गायरी और अंदर की तरफ ग्रोव बनती है उसको हम यहाँ पर सल्साई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है। यहाँ इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल यहाँ एक सुंदर डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर देखें तो ये आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये बच्चों क्या है यहाँ पर सेरिब्रम पार्ट है। आप देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेरिब्रम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेरिब्रम का आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देन इनर साइड हम चले तो बोथ लोब ऑफ द सेरिब्रम कनेक्ट विद ए स्पेशल मेडुलेटेड न्यूरॉन, ए बंडल ऑफ द मेडुलेटेड न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। ये येलो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है दैट इज कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम नोन एज द जेनु एंड द स्प्लीनियम। एंटीरियर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम दैट इज कॉल्ड द जेनु एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम इज कॉल्ड द स्प्लीनियम। देन स्पेशल एक बंडल ऑफ द न्यूरॉन फाउंड नियर द स्प्लेनियम इज कॉल्ड द फॉर्निक्स। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर और होती है तो इसको हम कहेंगे यहां पर फॉर्निक्स। देन लोअर साइड ऑफ द सेरिब्रम फाउंड ए स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेन। देन सेकंड टाइप ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड द diencephalon. The diencephalon formed by three type of structure. First is hypothalamus and first is thalamus. Then second is hypothalamus and third is epithalamus. That type of structure found in that type of that part of the brain. Yeah, that is called the diencephalon. Lower side of the diencephalon found a pituitary gland. The pituitary gland is a part of the diencephalon, and lower side of the diencephalon found in the midbrain. Then in the midbrain, lower side of the midbrain found in the of the hindbrain. The first part of the hindbrain is pons. Then second part that is called cerebellum, and the third part is called medulla. The cerebellum is a second largest brain. Second largest brain ध्यान रखिएगा, and also known as the little brain in our body. Then inside of the hindbrain found a specially net-like axonal part that is called reticular activating system और RAS. इसको बच्चों क्या कहेंगे हम RAS के नाम से जानते हैं. The reticular activity system, there are two type of
bundle found in that part. First is ascending RAS और then second is descending RAS. तो ये बच्चों हम आगे RAS क्या है, what type of RAS found in brain, तो ये हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे। एक जनरल स्टडी, एक सिनेरियो बनाने का प्रयास किया, एक जनरल पिक्चर बनाने का प्रयास किया कि आपके ब्रेन में ब्रेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। एक जनरल स्ट्रक्चर हमने प्रयास किया। ब्रेन जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार से एक मैटर बना रहता है इस ब्रेन के अंदर, उस मैटर को हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहते हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर ले यहाँ पर कि किस प्रकार से ये मैटर इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है। बच्चों देखिएगा, ये सपोज करो मैं एक जनरल समझाने के लिए बड़े सिंपल डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक स्ट्रक्चर है, ब्रेन का टीएस सेक्शन लिया जिसमें दो एरिया है। एक इस एरिया को हम कहेंगे पेरिफेरी एरिया और इस एरिया को हम कहेंगे सेंट्रल एरिया। ब्रेन का जो पेरिफेरी एरिया है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पेरिफेरी एरिया है, यहाँ पर ये डार्क फाइबर से यहाँ पर फॉर्म रहता है। डार्क फाइबर का मीनिंग है यहाँ पर ये इस प्रकार से साइटोन पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ ये साइटोन पार्ट है प्रेजेंट है, साइटोन पार्ट देखिएगा ये साइटोन पार्ट है, इसलिए डार्क अपीयरेंस यहाँ पर है। तो हम कहेंगे ये पेरिफेरी एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर due to formed by a cluster of the cytone inside of the brain that is called nuclei। इसे हम न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं बच्चों। अब यहां से आप देखिएगा ये जो यहाँ क्लस्टर ऑफ द साइटोन है, ये साइटोन है, ये सब न्यूरॉन कैसे मेडुलेटेड न्यूरॉन है। यहाँ ये न्यूरॉन यहाँ पर सेंटर की ओर बाहर निकलेंगे। यहाँ ये इस प्रकार से क्लस्टर सेंटर के अंदर एक क्लस्टर बनाएंगे यहाँ। तो ये एक्सोनल पार्ट जो है, एक्सोन अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये एक्सोन है अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मेडुलेटेड जो शीट होने के कारण सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये यहाँ पर व्हाइट अपीयरेंस में होगा। इसे हम क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर। इस भाग को हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं। तो बच्चों एक फंडामेंटल है, ये क्लियर आपके पास में हुआ होगा। तो यहाँ हम इसको इस एरिया को बाहर बनाए, यहाँ इसे एक छोटा सा एरिया ले और इसको आउटर साइड में इस प्रकार से बनाए। तो इस प्रकार का एक क्लस्टर बनता है। इस क्लस्टर को हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, व्हाइट मैटर कहेंगे। क्लस्टर को सॉरी ग्रे मैटर के नाम से जानेंगे यहाँ पर। और इससे यहाँ पर ये न्यूरॉन निकल रहे हैं और ये यहाँ एक ट्रैक्ट बना रहे हैं सेंटर पार्ट की ओर। तो ये जो यहाँ ट्रैक्ट बना रहा है तो ये व्हाइट कलर का बना रहा है, इसलिए हम इसे व्हाइट मैटर कहेंगे। तो ये बात बच्चों पहले भी कर चुके हैं हम यहाँ, लेकिन एक फंडामेंटल एक चीज है वो क्लियर होनी चाहिए आपके पास में, इसलिए मैंने रिवाइज करवाया कि कहाँ व्हाइट मैटर बनता है और कहाँ यहाँ पर ग्रे मैटर बनता है। व्हाइट मैटर कौन बनाता है, ग्रे मैटर का फॉर्मेशन है वो कौन करता है, ये अपने को आना चाहिए। यहाँ जनरल हम ब्रेन, इसलिए हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमारा बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यही ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाता है, यही ब्रेन की मेमोरी बनाता है, यही ब्रेन की जो इंटेलिजेंसी बनाता है, आईक्यू बनाता है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में एक क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रेन। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर एक सेरिब्रम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम वन बाई वन हम पढ़ लेंगे। फोर ब्रेन की बात करें, द फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री लॉब्स। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड इज डायनसिफेलान, थर्ड इज ऑल्फैक्टरी लॉब। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट ब्रेन ड्यू टू 3/4 पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर्ड बाय द सेरिब्रम, और सेरिब्रम formed by the medullated neuron. So it is very very important for the intelligence, very very important for the memory, and the very very important for the speech of the language, very very important for the solution of the new problems. That type of center found in the brain, that type center found in the cerebrum. ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम करने जा रहे हैं यहाँ बच्चों। सेरिब्रम, व्हाट डू यू मीन अबाउट द सेरिब्रम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए यहाँ। सेरिब्रम इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन है, ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है, ये वेल डेवलप है, वो ह्यूमन के अंदर ही होता है बच्चों। लोअर एनिमल है उसके अंदर इतना ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है। सेरिब्रम जो कॉर्टेक्स है इसको हम यहाँ पर नियोपेलियम और आर्किपेलियम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आर्किपेलियम है प्रिमिटिव सेरिब्रम है जो वेल डेवलप नहीं होता, जबकि नियोपेलियम है वो यहाँ पर रिसेंटली सेरिब्रम के रूप में जानते हैं, जो हमारे अंदर है वो डेवलप्ड है। उसी कारण आज जो दुनिया खड़ी कर रखी है वो एक ह्यूमन ने खड़ी कर रखी
रखी है, वो इसी सेरिब्रम ने यहाँ पर ये दुनिया खड़ी कर रखी है। आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप और हम यहाँ पर इंटरेक्ट हो रही है, ये सेरिब्रम का ही एक रिजल्ट है। सेरिब्रम ने ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की है। आप आज इस काल में, ऐसे समय में, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में भी आज हम एक बंद कमरे में आप और हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ये किसका रिजल्ट है? ये सेरिब्रम का रिजल्ट है। सेरिब्रम यदि काम नहीं करता तो आज ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती। लोअर एनिमल के अंदर सेरिब्रम डेवलप्ड नहीं है, नियोपेलियम नहीं है, और नियोपेलियम के न होने के कारण उसमें एनालिटिक कैपेसिटी नहीं है, उसमें मेमोरी पावर नहीं है, उसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, उसके अंदर आईक्यू नहीं है उसके अंदर। और ये सब न होने के कारण वो सब एनिमल के एनिमल रहे, और ह्यूमन एक क्या है, टॉपेस्ट वो एनिमल के रूप में जाना जाता है। वो क्या कारण है? वो यही सेरिब्रम है। बच्चों ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। इट मेक 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन, सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज ए लार्जेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन। देन द सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 cerebral hemisphere on the dorsal surface। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम हमारे अंदर 2 लोब के रूप में पाया जाता है, 2 लोब के रूप में पाया जाता है। ये मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं, ये यहां पर एक लोब है, और ये इसे हम कहेंगे यहां दूसरी लोब है। एक सेरिब्रम ये राइट लोब, इसको हम कहेंगे राइट लोब, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट लोब। 2 लोब ऑफ द सेरिब्रम है ये डोर्सल एज में। दोनों लोब है, बीच में इस प्रकार से एक फीसर प्रेजेंट है। फीसर हम किसको कहेंगे? यहां पर फीसर कहेंगे। यहां इसके अंदर इस टाइप से एक बिल्कुल एक दरार बन जाती है सलसई और गायरी की। सलसई और गायरी का मीनिंग यहां ध्यान रखिएगा, ये सामान्य तौर पे इस प्रकार की सलसई और गायरी प्रेजेंट होती है। जो यहां ग्रोव है इसको हम कहेंगे सलसई, और इसको हम कहेंगे यहां पर गायरी, गायरी के नाम से जानते हैं। कई बार ये ग्रो बच्चों यहां पर डेप्थ के अंदर चली जाती है, और ये ग्रो डेप्थ के अंदर जाके और ब्रेन को डिवाइड कर देती है, और द सल्साई एंड गायरी फॉर्म कर लेती है। यहाँ पर क्या सल्कस फॉर्म कर लेती है, इसको हम कहेंगे सल्कस कहेंगे। तो सल्कस बन जाती है। ये सल्कस को हम दैट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज दी फीसर है, इसे फीसर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से फीसर का फॉर्मेशन है ये कर लेती है। तो सल्कस और फीसर एक ही बात है, यहाँ देखिएगा। अब हमारा जो ब्रेन है वो डोर्सल साइड से 2 पोर्शन से यहाँ पर डिवाइडेड है। यहाँ बीच के अंदर एक फीसर है, इस फीसर को हम डोर्सल फीसर और लॉन्गिट्यूडिनल फीसर के नाम से भी जानते हैं। द राइट लोब एंड लेफ्ट लोब एंड द डोर्सल साइड इज सेपरेट बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ फीसर दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फीसर और डोर्सल फीसर। ब्रेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर बच्चों आपको एक और वीडियो के द्वारा, बहुत ही सुंदर वीडियो के द्वारा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ये ब्रेन है आपके सामने, देखिएगा इतनी एक ब्यूटीफुल एनिमेशन है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमने जितने भी पार्ट अभी तक पढ़े थे, ये एक कंप्लीट ब्रेन है, एक पूरा एक कह सकते हैं एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर ये ब्रेन देखिएगा, एक सेरिब्रल सेक्शन लिया, एक सेक्शन लिया तो ये पार्ट पूरा का पूरा आपको सेरिब्रम दिखाई दे रहा है। और सेकंड पार्ट जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सेरिबेलम पार्ट कहेंगे। दैट इज 2 मेन रीजन ऑफ द ब्रेन। The cerebrum also separate by the many lobes. First is the largest lobe, frontal lobe. Then second is the temporal lobe, and then next हम देखेंगे यहाँ पर pons part of the brain, that is the region of the hind brain. Then medulla part of the brain, that is region of hind brain, the last part of the brain, and the corpus callosum in center of the brain. The corpus callosum is formed by the medullated neuron which is connect both lobe of the cerebrum. It is very important. That is called the thalamus. Thalamus it is a part of the diencephalon part. That is called thalamus. The diencephalon also divided into formed by the many structure. That is a ganglia like structure, nuclei like structure is called the amygdala, and that is called the olfactory lobe in the yellow color, and a round structure known as the amygdala. It is useful for the formation of the limbic system. And the next yellow structure that is called hypothalamus. Hypothalamus is very important. Near the hypothalamus connect a matter pea like structure. Pea like
लाइक ग्रेन्यूल दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिएगा इस चीज को हम फील कर सकते हैं कि हमारे सामने हमारे ब्रेन के अंदर किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होती है। तो बच्चों ये समझने का आपने प्रयास किया होगा कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ब्रेन के अंदर है वो कैसे प्रेजेंट होती है यहाँ। देन नेक्स्ट चीज हम देखें यहाँ पर, ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव का मीनिंग यहां पर अभी आपको बताया कि ये ब्रेन है, ब्रेन के दो लोब है, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। एक राइट लोब कहेंगे और दूसरे को लेफ्ट लोब कहेंगे, और राइट लोब और लेफ्ट लोब यहां पर सेपरेट है किसी एक ग्रोव से, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव। इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉल्ड एज द मीडियन फीसर, दैट इज कॉल्ड also known as a median fissure. The longitudinal groove or the both lobe of the cerebral hemisphere separated by a special type of fissure that is called median fissure. Both the cerebral hemisphere partially connected with each other by the curve thick nerve fiber is called the corpus callosum, that is called myelinated nerve fiber. बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा फ्रेम किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्पस कैलोसम क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट द कार्पस कैलोसम? कार्पस कैलोसम यहाँ बच्चों दोनों जो लोब है, इस लोब को इस प्रकार से, ये जो लोब है, ये दोनों लोब है, इस लोब को इस प्रकार से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एक कार्पस कैलोसम यहां पर कर रहा है। कार्पस कैलोसम आपसे पूछे कि किससे बनता है, विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर फाउंड इन द कार्पस कैलोसम, तो यू कैन सी द मेडुलेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन द कार्पस कैलोसम। द कंटेन of the corpus callosum which type of nerve fiber? आंसर क्या होगा यहाँ पर? Medullated nerve fiber are found in the corpus callosum. A bundle of nerve fiber that is called corpus callosum which are connected to the both hemisphere. तो इसे हम बच्चों यहाँ पर कहेंगे ये कनेक्ट करने का काम कर रही है। Then it is a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कौन? कार्पस कैलोसम। एक सिंगल कार्पस कैलोसम को हम बाहर निकालें, ये यहाँ एक लोब के अंदर इस प्रकार से ये कार्पस कैलोसम यहां पर है, तो ये इसकी लेंथ लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका एंटीरियर पार्ट है, उसको हम जेनू के नाम से जानते हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम नोन एज द जेनू एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम दैट इज कॉल्ड स्प्लीनियम। स्प्लीनियम एंड नियर द स्प्लीनियम फाउंड ए स्पेशल बंडल ऑफ द nerve fiber that is called fornix. The fornix connect with the splenium. ओके बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में हम करने जा रहे हैं। देन ए डोर्सल वॉल ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड पेलियम। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट के अंदर फ्रेम किया जा सकता है बच्चों। द डोर्सल वॉल ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम है इसका ये डोर्सल पार्ट है, यहाँ पर ये यहाँ पर वेंट्रल पार्ट है। द डोर्सल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम दैट इज कॉल्ड पेलियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कार्पर स्ट्रेटा वेंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द सेरिब्रम। तो ये यहां पर देखिए, मैं मान लो एक सेरिब्रम बना रहा हूं, ये सेरिब्रम का एक पार्ट है, डोर्सल पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पेलियम के नाम से जानते हैं। पेलियम वेंट्रोलेटरल है, तो वेंट्रोलेटरल का मीनिंग यहाँ पर है, ये तो ये वेंट्रल है और ये लेटरल है, तो वेंट्रोलेटरल दैट इज कॉल्ड कार्पस और कार्पोरा स्ट्रिएटा wall of the cerebrum. The anterior end of the corpus callosum is called the genu. Anterior end of the corpus callosum is called genu. हमने यहाँ बात पहले की थी यहाँ, तो ये आप देखिएगा genu आपसे पूछ सकते हो, what do you mean about the genu? Genu is a part of the corpus callosum. Which part है? आंसर होगा anterior part of the corpus callosum. Okay, then next the posterior end of the corpus callosum is called splenium. The posterior end अभी हमने बताया था splenium. Splenium is continuous with the another tract is called the fornix.
बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। फोरनिक्स से आपसे पूछ सकते हैं कि कितने फोरनिक्स होते हैं, तो फोरनिक्स से हमारे 2 लोब है, तो 2 फोरनिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ कार्पस कैलोसम का एंटीरियर पार्ट है वो क्या है, यहाँ एंटीरियर पार्ट है वो जेनु, और पोस्टीरियर पार्ट है वो स्प्लीनियम कनेक्ट विद द फोरनिक्स, एक अनदर ट्रैक्ट है। द कार्पस कैलोसम इज प्रेजेंट इन द मैमल्स ओनली। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इट इज ए मैमल कैरेक्टर है। कार्पस कैलोसम डज नॉट फाउंड इन दी अदर एनिमल्स, ओनली फाउंड इन दी मैमल। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैमल का कैरेक्टर है कार्पस कैलोसम है, अन्य एनिमल में यहाँ पर नहीं होता है। किसके अंदर होता है, तो केवल मैमल्स के अंदर होता है, आप में है, अन्य एनिमल में भी यहाँ पर कार्पस कैलोसम प्रेजेंट है। इट इज एब्सेंट इन दी प्रोटोथीरियन। कौन से मैमल के अंदर एब्सेंट है, प्रोटोथीरियन के अंदर। एंड पुअरली डेवलप इन अदर जो पुअर मैमल्स होते हैं। क्या, कार्पस कैलोसम जो इनिशिएटिंग डेवलपिंग जो मैमल्स है उसके अंदर बच्चों कार्पस कैलोसम नहीं होता है, कार्पस कैलोसम एब्सेंट होता है। ये बात आप बच्चों याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू कार्पस कैलोसम, द आउटर रीजन ऑफ द सेरिब्रम is called cerebral cortex and inner region is the cerebrum is called medulla। एक जनरल बात है, एक जनरल फंडा है बच्चों। कोई भी पार्ट है अपने जूलॉजी के अंदर, कोई भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन का पेरिफेरी पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। इनर पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मेडुला। चाहे आप एड्रिनल ग्लैंड लिख लीजिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। चाहे आप ब्रेन का ले लीजिए, सेरिब्रम का पार्ट ले लीजिए, सेरिब्रम कॉर्टेक्स और सेरिब्रम में मेडुला। तो किडनी आप ले लीजिएगा, किडनी के अंदर यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। तो डिफरेंट जो रीजन है उसमें पेरिफेरी रीजन को हम कॉर्टेक्स और सेंट्रल रीजन को हम मेडुला के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रेन के अंदर भी हम देख सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर एनिमेशन आपके सामने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो एक स्कल है वो घूम रहा है यहाँ। इस स्कल में देखिएगा, ये एक बीच में एक ग्रोव है जिसे हम मीडियन फिशर, डोर्सल साइड में मीडियन फिशर कहेंगे। ये पूरा कार्पस कैलोसम आपको दिखाई दे रहा है। ये फोरनिक्स है, फोरनिक्स कनेक्ट है, यहाँ पर एक वेंट्रिकल्स दिखाई दे रही है, और ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा एरिया जो कवर कर रखा है, ये पूरा का पूरा एरिया। यहाँ वेंट्रल साइड का व्यू हम देखें तो ये किसका है, ये पूरा एरिया यहाँ पर आप बच्चों देखिएगा, ये एरिया किसका है, ये यहाँ सेरिब्रम का एरिया है। तो इस प्रकार से आप सेरिब्रम, बहुत ही सुंदर डायग्राम है, वो ब्रेन को हम अंदर से देख सकते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट डायग्राम के तहत, एक एनिमेशन के तहत हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम हमारी जो है वो चल रही है। The 3 prominent fissure divided each cerebral hemisphere into 4 lobe। ओके बच्चों, कितनी लोब है हमारे सेरिब्रम के अंदर, तो हम कहेंगे 4 लोब है, जिसे हमें याद रखने के लिए देखिए FPTO ऐसे याद रखेंगे। PTO याद रखते हैं, जिसे हम प्लीज टर्न टू, तो हम यहां पर कहेंगे PTO। P फॉर, F फॉर, T फॉर, O फॉर क्या है, तो याद रखने का एक तरीका है, F फॉर एक लोब है, इसे कहेंगे फ्रंटल लोब। F का मीनिंग बच्चों क्या है, फ्रंटल लोब। P फॉर क्या है, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। T फॉर बच्चों क्या है, टेम्पोरल लोब।